हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी केमिकल रिएक्शंस की और आज की वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस की कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। इट इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंस। क्या है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हम उसके सिंबल और फॉर्मूलाज की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं तो केमिकल इक्वेशन होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो देखिए एक तरह की वर्ड इक्वेशन है। अगर इसे हम केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे दिया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, इसके सिंबल्स और फॉर्मूलाज को हम यूज करेंगे और उसको हम केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे जिंक का सिंबल होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 और जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4 और हाइड्रोजन का H2। तो हमने क्या किया, देखो इसके सिंबल्स और फॉर्मूलाज को की हेल्प से हमने केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो रिएक्टेंट है, जो राइट हैंड साइड पे वो प्रोडक्ट है और बीच में जो एरो है वो रिएक्टेंट से नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को इंडिकेट करती है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं और कोई भी केमिकल रिएक्शन हमें दिया हुआ है तो हम उसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके सिंबल्स और उसके फॉर्मूलाज की हेल्प से। अब हम जान लेते हैं केमिकल इक्वेशंस कितने तरह की होती हैं। तो देखिए केमिकल इक्वेशन दो तरह की होती है, एक होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरी होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें जो भी एलिमेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनके एटम्स रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर सेम होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे इसको ले सकते हो। जैसे इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स जैसे जिंक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं और जिसके जितने भी एटम्स हैं वो रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे सेम है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और दूसरी होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड पे एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनके जो एटम्स है अनइक्वल नंबर में होते हैं, मतलब वो बराबर नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, उनको बैलेंस करना पड़ता है। तो बात ये आती है, क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें बैलेंस करने की क्यों जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम देखिए पता क्या करते हैं, हम इसको इसलिए बैलेंस करते हैं कि उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए बैलेंसिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है जो जितने भी एलिमेंट्स और जितने भी एलिमेंट्स के एटम रिएक्टेंट साइड पे अपने प्रोडक्ट साइड पे होंगे, अगर अनइक्वल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे तो उसको बैलेंस करके हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कैसे बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंसिंग सीखते हैं केमिकल इक्वेशंस की। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखिए क्या हुआ है, हमें एक तरह की स्टेटमेंट दी हुई है। तो पहले हमने देखो स्टेटमेंट को वर्ड में लिखा, वर्ड से हमने क्या किया, उसको केमिकल इक्वेशंस में लिखा। अब केमिकल इक्वेशन में लिखने के बाद हम उसको बैलेंस करेंगे। अब देखिए हम किसको कैसे बैलेंस करते हैं। तो हम देखिए पहले क्या क्या एलिमेंट्स कितने हैं, देखिए यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं और प्रोडक्ट साइड पे हैं कितने हैं, हमने इसको मेंशन कर दिए हैं। अब हमने देखना है कि कितने रिएक्टेंट साइड पे कितने प्रोडक्ट साइड पे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कार्बन जो है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल है, लेकिन हाइड्रोजन जो है अनइक्वल है क्योंकि हाइड्रोजन में रिएक्टेंट साइड पे 4 है और प्रोडक्ट साइड पे 2 है। और ऑक्सीजन में क्या है, रिएक्टेंट साइड पे 2 है और प्रोडक्ट साइड में 3 है। तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए पहले यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे 2 है। तो हमें इस साइड को 4 बनाना है। अगर इसको हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे तो ये 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 हो जाता है। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन यहाँ पर है तो यहाँ पे हम इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया और इसके साथ जो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि देखो 2 यहाँ पे हो गई और 2 यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे कितना बचा, 2 बचा। तो देखिए ऑक्सीजन को अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 4 हो जाएगा। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो गया, देखो आप देख सकते हो बैलेंस हो गया। क्योंकि देखिए अब देखिए ना, अब रिएक्टेंट साइड पे प्रोडक्ट साइड पे दोनों पे जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स
सेम हो गए। अब देखिए इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हम इसको देखो अब बिल्कुल अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे CH4। अब देखिए इसके साथ मैंने क्या किया है, जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है उसको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने उसकी फिजिकल स्टेट भी बता दी है क्या है। जैसे कि यहाँ पे G लिख दिया, G4 गैस होता है, तो ऐसे फिजिकल स्टेट्स भी हम दर्शाएंगे तो उस पर ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है कि हाँ कि जो हम कंपाउंड्स हैं वो किस तरह के हैं। तो जैसे कि फिजिकल स्टेट दर्शाने के लिए सॉलिड को S से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड्स को L से रिप्रेजेंट करते हैं और गैस को G से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं और ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक अच्छे से हम इसको केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। जैसे हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट दी हो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2 की फॉर्म में पाया जाता है, और क्लोरीन Cl2 और गिव एस HCl। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। अब यहाँ देखेंगे आप रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और क्लोरीन के भी 2 एटम्स हैं, और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन का 1 एटम है और क्लोरीन का भी 1 एटम है। तो हम क्या करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, अगर हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो गए और क्लोरीन के भी 2 एटम्स हो गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे दोनों के एलिमेंट्स के एटम जो हैं बराबर हो गए। तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसको फिर आपको चार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको इजीली ऐसे देखकर बैलेंस कर लोगे। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए N2 + H2 gives us NH3। तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे पहले हम रिएक्टेंट साइड पे देखेंगे। रिएक्टेंट साइड पे 2 एलिमेंट्स हैं, एक है नाइट्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, और देखिए नाइट्रोजन के 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एटम्स हैं, और हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं तो नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 3 एटम हैं। तो अगर इसको हम बैलेंस करना चाहेंगे तो सबसे पहले इसको हम नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो नाइट्रोजन को क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के 2 एटम्स हो गए और यहाँ पे भी नाइट्रोजन के 2 एटम्स हो गए। लेकिन यहाँ पर अब आप देखोगे कि हाइड्रोजन के 6 एटम्स हो गए और इस साइड को 2 एटम्स ही हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब आप यहाँ पे देख सकोगे कि हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स हो गए इस रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे भी। तो आप देख सकते हो कि दोनों रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस हो गए। तो आप इसको अब कैसे लिखोगे, N2 एक गैस है, इसकी फिजिकल स्टेट साथ में लिखनी है, +3H2 गैस गिव्स अस 2NH3 गैस। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो।